तामक देशमुख और बुलेटिन की शुरुआत यहां पर करेंगे अतीक अहमद के आंसुओं से जुड़ी खबर के साथ। उसे जैसे ही मालूम चला कि उसका बेटा असद दफनाया जा रहा है, बार बार वो गिड़गिड़ाता रहा, गुहार लगाता रहा कि उसे दफनाने वाली जगह में यानी कि कब्रिस्तान में भेजा जाए या फिर टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए उसे दिखाया जाए कि आखिर किस तरह से उसके बेटे असद को दफनाया जा रहा है। उसने कहा कि भाई ये मेरा अधिकार है। लेकिन यहां पर समझिए, ये वही अतीक अहमद है जिसके सामने न जाने कितनी जिंदगियां इसी तरह से गिड़गिड़ाई होंगी, कितनी जिंदगियों ने गुहार लगाई होगी, लेकिन इसने हर किसी को अपने रास्ते से हटाया। अपने कई जुर्म ये एक के बाद एक कबूल भी रहा है। असद बता दे एनकाउंटर में मारा गया, जिसके बाद आज उसे दफना दिया गया, लेकिन उसका पिता अतीक अहमद ये कह रहा था कि उसे असद के इस पूरे दफनाने की प्रक्रिया में जाना है। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, वो पूरी प्रक्रिया दिखाई। इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि अतीक अहमद अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया गया। परिवार के लोग और भी शामिल हुए हैं। नहीं उनकी कोई बहन नहीं है जी। कौन? और उसको हम ना बता पाएंगे कि आई है कि नहीं आई ना। पुश्तैनी मकान नहीं ले जाया गया, सीधे यहाँ ले जाया गया। पुश्तैनी जो मकान जहाँ पर, वहाँ पर आप लोग पहले आए थे चकिया के पास, जो मकान गिरा हुआ है पुश्तैनी मकान वही है। तो वहाँ नहीं ले जाएगा, उसमें कोई एतराज तो नहीं आप लोगों को? नहीं देखिए, हमने तो पूरी जो है तो कोशिश रखा था, सारे आइटम हमने वहीं रखे थे, नहलाने धुलाने की सारी जो है चीज़ें हमने वहीं पर मुहैया रखी थी कि हम वहीं पर नहलाएंगे धुलाएंगे। हमने सारे अधिकारियों से भी बताया कि हमको यहीं नहलाना है, सारे सामान भी वहीं पर थे। फिर बाद में जो है तो कहा गया कि नहीं, आपको यहीं नहाना, यहीं सारी सुविधा हो जाएगी। अच्छा, जो अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी शामिल नहीं होने दिया, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया, हाँ, तो नहीं एतराज़ नहीं है, हमें कोई बात की एतराज़ नहीं है। कम से कम यही हुआ कि कम से कम कुछ लोगों को तो उन्होंने कहा कि जो आपके करीब परिवार के उन लोगों को आप बुला लीजिए, जिनको नहलाना है धुलाना है उनको हम सबको भेज देते। तो उन्होंने सबको भेजा यहाँ पर। तो आप असद के नाना को इस वक्त सुन रहे थे, लेकिन आपको इस बीच बता दें कि गैंगस्टर अतीक अहमद अपने बेटे असद के जनाजे में ना जा पाने की वजह से, इजाजत ना मिल पाने की वजह से बेहद दुखी हो गया है। वो अजीब तरह की हरकतें कर रहा है और साथ ही वो रो रहा है। वो कह रहा है कि ये उसका अधिकार था, उसे अपने बेटे असद के जनाजे में जाना था। हमारे सहयोगी अमित लगातार इसकी हर एक तस्वीर अब तक आप तक पहुंचाते आए हैं। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। अतीक अहमद रो रहा है, वो कह रहा है कि अब मेरे परिवार के बाकी सदस्यों को भी निशाना बनाया जा रहा है, मारने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तो समय चक्र हमेशा बदलता है, एक जैसा नहीं रहता है। कभी ऐसा भी वक्त था कि अतीक के सामने लोग गिड़गिड़ाते थे, अतीक नहीं सुनता था। आज अतीक की स्थिति ये है कि धूमनगंज थाने के अंदर बोरे पर लेटा हुआ है और अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है। वो पुलिस वालों से चिल्ला कर कह रहा है कि तुमने हमारा लास्ट राइट, जो मेरा हक था, वो नहीं लेने दिया। असद को एक बार देखने नहीं दिया, यहाँ तक कि वो मोबाइल या टीवी मांग रहा था कि जिससे कि वो टीवी चैनलों पर देख पाए, टीवी पर देख पाए लास्ट राइट उसकी हो कैसे रही। तो अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है, बोरे पर लेटा हुआ है, अजीबोगरीबी स्थिति वो कर रहा है। और फिलहाल पुलिस की कड़ी निगरानी है उस पर, उसकी तबीयत का भी ख्याल रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो सूत्र हमारे बताते हैं कि उसकी तबीयत भी इस वक्त बिगड़ी हुई है, लेकिन वो अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है। लेकिन ऐसी ही हरकतें कई परिवार वालों ने अतीक अहमद के सामने, उसके भाई अशरफ के सामने भी किया था, लेकिन अतीक अहमद या अशरफ दोनों में से किसी का भी दिल नहीं पिघला था। यहाँ तक कि उसका बेटा असद खान, जिसको आज सुपुर्दे खान किया गया है, उमेश पाल की। बिल्कुल अमित, तो ये जो सुपुर्दे खाक करने की पूरी प्रक्रिया थी वो लगातार दर्शकों तक आप पहुंचा रहे थे, लेकिन एक तरफ तो अतीक के बेटे को दफनाया जा रहा था और दूसरी तरफ जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ पर अतीक और उसका भाई अशरफ अंदर जेल में बंद है। और बड़ी खबर वहां से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो भी आपको बताया कि कैसे लगातार अतीक अंदर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, बार बार ये वो गुहार लगाता रहा कि मुझे मेरे बेटे के जनाजे को देखने दिया जाए। और देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि अर्जी लगाई जरूर गई थी उसकी तरफ से कोर्ट में, लेकिन कोर्ट खुल पाता, कोई निर्णय आ पाता, उसके पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, सुपुर्दे खाक कर दिया गया बेटे को। और ऐसी स्थिति में फिर अंतिम रास्ता उसे यही समझ में आया कि शायद अब टीवी के जरिए मैं देख पाऊँ, शायद अब मोबाइल के जरिए, फोन के जरिए मैं देख पाऊँ। और इसीलिए उसने ये कहा कि मैं वहाँ अगर नहीं भी जा सकता हूँ तो टीवी के जरिए ही मुझे जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, सुपुर्दे खाक करने वाली जो प्रक्रिया है, वो दिखाया जाए। लेकिन वो भी संभव हो नहीं सका। तो ये हम समझ सकते हैं अब
कि अपराध की दुनिया में अगर कोई आगे बढ़ेगा तो उसका हश्र यही होगा जो अतीक का हो रहा है, जो अशरफ का हो रहा है। बेटे को जब दफनाया गया तो खून का रिश्ता जिसे हम कहते हैं ना, जो सगा होता है, भाई, बाप, माँ, उसमें से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। अब ये जरा 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। बेटे को तो दफना दिया गया है, लेकिन क्या स्थिति इस वक्त अतीक की है, उसी से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें कि पहला किस तरह से वो गिड़गिड़ाता रहा कि कम से कम आखिर में जो अंतिम संस्कार हो रहा है वो तो मैं देख पाऊं, वो भी नहीं मिल पाया उसे। कैसे वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और कैसे आखिरी दर्शन, अंतिम दर्शन जिसे हम कहते हैं, वो भी अतीक नहीं कर पाया। तो गुनाहों की दुनिया का तो आप देखिए किस तरह से अपराध की दुनिया यहाँ पर फलती है, फूलती है। उसे असद अपनी आंखों से फलता फूलता देखता है और उसका सरगना बनने का ख्वाब भी इसका शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो अपराध की दुनिया में कदम भी रख देता है। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देता है, एनकाउंटर होता है और आज उसे दफनाया जा चुका है। इस बीच आपको बता दें कि जब झांसी के मेडिकल कॉलेज से असद को यहाँ पर लाया गया, कब्रिस्तान तक प्रयागराज के पहुंचाया गया, तो उस दौरान 20 पुलिसकर्मी सुरक्षा के मौजूद थे और साथ ही साथ भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई थी। और कब्रिस्तान के बाहर तो मानो एक छावनी से नजर आ रही थी, जहां पर पूरी तैनाती इस वक्त भी हो रखी है। कानून व्यवस्था को यहां पर कायम रखने के लिए ये कदम यहां पर उठाए गए थे। पहले से ही व्यवस्था यहां पर तय थी। कानपुर रूट से तय करते हुए असद का जो शव है वो यहां पर पहुंचा था और उसके बाद उसे दफना दिया गया। जनाजे में शामिल ना होने का गम जरूर अतीक अहमद को है। तो अतीक का बेटा मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन अतीक की स्थिति अभी क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैं उसी धूमनगंज थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर अतीक को रखा गया है, जहां पर अशरफ को रखा गया है। अब आप ये देखिए कि कल तक खौफ दूसरों के मन में पैदा करने वाला अभी फिलहाल इतना खौफ में कि कुछ भी थाने के अंदर अभी बोल पाने की भी स्थिति में नहीं है। आधी रात को पुलिस टीम मेडिकल के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर के पहुंची। जैसे ही मीडिया को इसके बारे में खबर लगी, मीडिया वाले भी पीछे पीछे हो लिए ये देखने के लिए कि आखिर आधी रात को ऐसा क्या हो गया कि अतीक को लेकर के हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया। जब हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप हो गया, पुलिस की टीम लेकर के बाहर अशरफ को और अतीक को आ रही थी, तो सवालों की झड़ी मीडिया की तरफ से लगा दी गई, लेकिन अतीक कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। हर सवाल पर उसके लब सिले हुए थे। अशरफ ने जरूर कुछ बातें कही, आगे रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं, और उन अशरफ की बातों से आप ये समझ पाएंगे कि अतीक ये समझ चुका है कि उसका नामो निशान, उसके खानदान का नामो निशान अब मिट गया है। देखिए, एक मौत से कांप उठा डॉन। असद के एनकाउंटर से सदमे में अतीक। असद के एनकाउंटर की खबर ने अतीक अहमद के होश उड़ा दिए। इस दौरान असद की मौत पर अतीक ने चुप्पी साध ली है। अतीक ना कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ खा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड में पूछे जा रहे पुलिस के हर सवाल पर अतीक अहमद रट लगा रहा था कि मेरा दिमाग खराब है, मुझे बेटे के जनाजे में जाना है, मुझे असद की अम्मी से मिलना है। देर रात पुलिस असद और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए दोनों को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल लेकर पहुंची। मेडिकल कराने के बाद पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल से बाहर लेकर आई। इस दौरान अतीक अहमद और अशरफ का चेहरा पूरी तरह से लटका हुआ था। अतीक अहमद से असद को लेकर कई बार सवाल किया गया, लेकिन अतीक अहमद कुछ नहीं बोला। मट्टी में भी नहीं शामिल हो पा रहे। अशरफ कुछ तो बोलिए। अशरफ बोलो, अशरफ बोलो। अतीक नहीं बोल पाओगे। अतीक अभी नहीं बोले तक फिर नहीं बोल पाओगे। अभी नहीं बोल पाए, अतीक अभी बोल दीजिए। अतीक बेटे की मट्टी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अतीक अभी नहीं बोले तो कब बोल पाएंगे, बताइए आप। एनकाउंटर से लेकर जनाजे में शामिल होने पर पत्रकार अतीक और अशरफ से लगातार सवाल करते रहे, लेकिन अतीक ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अशरफ ने असद की मौत पर कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया।
भले ही अतीक मीडिया के सामने कुछ ना बोल रहा हो, लेकिन पुलिस के सूत्रों का दावा ये है कि असद के एनकाउंटर का गुस्सा अतीक अहमद ने एसटीएफ के अधिकारियों पर ही निकाल दिया और साफ कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो एसटीएफ से बदला लेकर रहेगा। और ऐसा तब हुआ जब पूछताछ के दौरान एसटीएफ के कुछ अधिकारियों ने उससे कुछ सख्त सवाल पूछ लिए। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने अतीक अहमद से असद की भूमिका पूछी थी। इसी सवाल पर अतीक भड़क गया और उसने पूछा कि मारने के बाद भूमिका क्यों पूछते हो। सूत्रों के मुताबिक उसने ये भी कहा कि अगर वो जिंदा रहा तो वो बेटे की मौत का इंतकाम जरूर लेगा। दावा तो ये भी है कि इस पूछताछ में टूट पड़ा और उसने कहा कि उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को इसके पहले भी उसने असद की भूमिका के बारे में जानकारी दी है। उमेशपाल हत्याकांड में असद का हाथ रहा है, ये भी उसने बताया। सूत्र ये बता रहे हैं कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद गाड़ी से उतरकर बंदूक लेकर भागता हुआ जो शख्स दिखाई दे रहा है वो असद ही है, ये भी उसने माना। इसके अलावा अतीक ने उस दिन की पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश एसटीएफ को दी है। बताया ये गया कि असद को केवल शूटरों के इंतजाम करने के लिए कहा गया था। वो गुलाम को लेकर भी गया था, लेकिन जैसे ही उमेशपाल गली सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी से उतरता हुआ दिख रहा था। लेकिन अतीक का दावा ये है कि गाड़ी से पिस्तौल तानकर उतरने का फैसला उस वक्त असद ने खुद लिया, जबकि उसे हुक्म केवल गाड़ी में बैठे रहने का दिया गया था। तो जिन गुर्गों के दम पर अतीक अहमद उछला करता था, अब वही एक एक करके गिरफ्त में आ रहे हैं। अतीक का करीबी माने जाने वाला 2 गुर्गा जो है वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, जांच के दायरे में आ चुके हैं। उन्हें धर दबोचा गया। जानकारी आप तक पहुंचा दे असाद कालिया, वो अब गिरफ्त में है और साथी फैजान नाम के ये दोनों गुर्गे अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब सोचिए किस तरह से ये गुर्गे एक के बाद एक अब गिरफ्तारी इनकी हो रही है। ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि जो सवाल जवाब इनसे किए जा रहे हैं, कई बड़े खुलासे इस मामले को लेकर अब तक सामने आ चुके हैं। हथियार सामने आ चुका है, पाकिस्तान आईएसआई कनेक्शन सामने आ चुका है और सोचिए अतीक अहमद को अपना तीसरा बेटा असद भी यहाँ पर खोना पड़ चुका है। अब ऐसे में रोने और बिलखने के अलावा उसके सामने कोई चारा नहीं, लेकिन गिरफ्तारी जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये 2 गुर्गे अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है। तो दुर्दिन शुरू हो चुके हैं अतीक अहमद के पूरे परिवार के और इन सब के बीच आज जबकि बेटे को दफनाया गया है उससे जुड़ी हुई जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। अहम खबर ये है कि सुपुर्दे खाक जब बेटे असद को किया जा रहा था उस वक्त जनाजे में शामिल होने के लिए 2 महिलाएं भी पहुंची थी। अब बड़ी खबर ये है उन दोनों महिलाओं के साथ पूछताछ की जा रही है। जो महिला पुलिसकर्मी है वो उनसे फिलहाल पूछताछ कर रही है। कब्रिस्तान की सुरक्षा पहले भी बढ़ी हुई थी, चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों को हमने देखा था और अब भी सुरक्षा व्यवस्था वहां ठीक उसी ढंग की है जैसा सुबह से हमने देखा था। वीडियोग्राफी की गई है इस पूरे जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रही है उसकी, लेकिन जिस जगह दफनाया गया वहां जो 2 महिलाएं पहुंची थी वो आखिर कौन सी रिश्तेदार थी, उनके पास क्या सुराग हो सकता है, ये जांच की जा रही है। तो अतीक अहमद का रसूख अब रास्ते पर आ चुका है। जिस खौफ की दुनिया का वो सरगना हुआ करता था वो खौफ अब मिट्टी में मिलकर वो खुद खौफजदा हो गया है। डॉन माफियागिरी करने वाला अतीक अहमद अब डर रहा है। उसे लग रहा है कि परिवार के बाकी सदस्य भी अब खतरे में है। किस तरह से वो खौफजदा हो चुका है देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तो खौफजदा अतीक की ये पूरी कहानी देखिए, सालों पहले शुरू हो गई थी। जो रास्ते में आता था उसका सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थर-थर कांपने लगे हैं। पापी आप पार्टी जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इधर उधर की बातें कर रही है। इसलिए आवश्यक था कि ये प्रेस वार्ता हो और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी नाटक करने 12 बजे आएंगे तो हम लोगों ने उचित समझा कि कुछ ठोस सवाल जो जनता के सवाल हैं वो यहां से अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाए। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं
और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है